हम लोग यूजुअली स्कूलिंग तो कर लेते हैं, बोर्ड्स तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन हम लोग उतना अच्छे से इफेक्टिवली कॉम्पिटिटिव के लेवल पर प्रिपरेशन नहीं करते। जब आप उसका क्वेश्चन कर रहे हो तो आपने पूरा दिन जो भी ज़ूलॉजी में पढ़ा उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक है विच इज़ योर ईसीजी। लेटर सपोज फॉर एन एग्जाम्पल ईसीजी के ही क्वेश्चन गलत होते जा रहे हैं। नीट से एक हफ्ता पहले आप लोगों को बेसिकली एक थरो एनसीईआरटी का गो थ्रू करना है, बेसिक टॉपिक्स का। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो आपको सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना, उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा सेगमेंट है ऐसा जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। हेलो एवरीवन, आई एम ज़ूलॉजी फैकल्टी एट फिजिक्स वाला विद्यापीठ देहरादून एंड माय नेम इज शिखा शर्मा एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्यू पॉइंटर्स एज वेल एज स्ट्रैटेजीज कि हम लोगों को नीट का जो प्रिपरेशन करना है उसमें हम लोगों को ज़ूलॉजी को किस तरह से डील करना है। राइट, पिछले कुछ सालों से जब भी नीट का प्रिपरेशन हो रहा है या फिर जब बच्चा प्रिपेयर करके एग्जाम के लिए अपेयर हो रहा है तो कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो मैं मोस्टली बच्चों के अंदर देख पा रही हूँ और जो मुझे लग रहा है कि फिलहाल सबसे कंसर्निंग चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से उनका स्कोर उतना नहीं आ पा रहा डिस्पाइट चारों सब्जेक्ट के अंदर बच्चे का सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट होने के बावजूद। अगर मैं बात करती हूँ दिक्कत की, तो दिक्कत किधर आ रही है? बच्चों को एक बेसिक बात पता है कि नीट एनसीईआरटी बेस्ड है, तो बच्चा क्या कर रहा है, एनसीईआरटी क्रैम करने पर ज्यादा फोकस कर रहा है विच इज नॉट द राइट वे टू स्टडी। ठीक है, तो बच्चे का सारा फोकस है एनसीईआरटी की लाइंस को हाईलाइट करना और हाईलाइट कर करके उनको बार बार रट्टा मारना, और बच्चे को समझ भी नहीं आ रहा कि उसको चीजें ढंग से समझ नहीं आ रही है। उसके अकॉर्डिंग अगर वो हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन कर ले रहा है, यानी बुक में कोई चीज अगर इंग्लिश में लिखा है उसको वो अगर हिंदी में पढ़ के समझ ले रहा है या याद कर ले रहा है, उसी को वो कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन समझ ले रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन जैसा वन वर्ड कोई क्वेश्चन आ गया वो तो वो पेपर में सॉल्व कर पा रहा है, लेकिन अगर हमारे को क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आ रही है असर्शन रीजन की या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की या फिर हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट, उधर बच्चा फंस जा रहा है क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट का नॉलेज ही नहीं था। तो जब भी आप लोग को नीट का प्रिपरेशन करना है, पेपर वी ऑल्सो एक्सपेक्ट कि पेपर में स्टेटमेंट्स थोड़ी कम आए, हम भी ऐसा चाहेंगे, आपके लिए विश करेंगे, लेकिन हम लोगों का जो प्रिपरेशन है वो उस तरह से होना चाहिए कि चाहे हमें पेपर ज़्यादा स्टेटमेंट वाला आ जाए, चाहे हमें पेपर कम स्टेटमेंट वाला आ जाए, हमारा रिजल्ट पर, रैंक पर और स्कोर पर उतना इम्पैक्ट उसका ना पड़े और हम लोग अच्छा ही स्कोर करें और अच्छा स्कोर करके इवेंचुअली जो है वो टेस्ट को क्लियर करें। राइट, तो मैं कुछ ऐसा पॉइंटर्स आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ जिसको हम लोग ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन की जर्नी को और अच्छा कर सकते हैं, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो मेरी जो भी पॉइंटर्स होंगे मैं ये दो कैटेगरीज के बच्चों के हिसाब से करूंगी। पहला वो बच्चा जो पहली बार नीट में ज़ूलॉजी पढ़ रहे हैं। हम लोग यूजुअली स्कूलिंग तो कर लेते हैं, बोर्ड्स तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन हम लोग उतना अच्छे से इफेक्टिवली कॉम्पिटिटिव के लेवल पर प्रिपरेशन नहीं करते। तो हम लोग जब कंपटीशन में आते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में आते हैं, तो हम पहली बार कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ते हैं। तो पहला जो हाफ होगा वो उन बच्चों के लिए होगा जो पहली बार स्टडी कर रहे हैं, एंड सेकंड सेगमेंट मेरे पॉइंटर्स का उन बच्चों के लिए होगा जो इससे पहले नीट का प्रिपरेशन कर चुके हैं, शायद उनको बहुत अच्छा स्कोर भी आ चुका है या कुछ मार्जिन से वो नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, तो उनको अगले सेशन में अपनी जर्नी को कैसे कंटिन्यू रखना है और कैसे अपने ज़ूलॉजी के स्कोर को और इम्प्रोवाइज करना है, इम्प्रूव करना है। तो सबसे पहले उन बच्चों के साथ हम लोग बात करेंगे जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है या पहली बार वो ज़ूलॉजी को कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जब आप लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट है, यानी आप लोग बेसिकली फर्स्ट टाइम नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम में कोई शॉर्टकट हम लोग नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने इससे पहले कॉन्सेप्ट को ना तो कभी पढ़ा ढंग से, ना तो हमने उसको कभी समझने की कोशिश करी। तो यहाँ पर शॉर्टकट काम नहीं करेगा, यहाँ पे आपको लंबा रास्ता ही लेना पड़ेगा। आपको हर टॉपिक को जैसा आपका टीचर पढ़ा रहा है वैसा पढ़ना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट्स का क्लैरिटी लेके आना पड़ेगा। तो आपको थ्योरी पढ़ने में समय लगेगा और आपको वो समय थ्योरी को देना ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे कट मारते हो, थ्योरी को उतना टाइम नहीं देते हो, तो स्कोर आपका कभी भी इंक्रीज नहीं करेगा। इधर आपने शॉर्टकट कोई नहीं मारना है। तो लेट अस सपोज आप लोग जो है वो एक दिन, पहला तो मैं यहाँ बता दूं, जैसे आप लोग के पास 4 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। सो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपको डेली ज़ूलॉजी पढ़ना है, आप ऑल्टरनेट डेज पे ज़ूलॉजी पढ़िए। जैसे मंडे को आपने पढ़ा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ट्यूसडे को आपने पढ़ा फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री नीट की प्रिपरेशन में ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आप जब भी पढ़ेंगे तो रोज पढ़ेंगे, और बॉटनी और ज़ूलॉजी को आप ऑल्टरनेट डेज पे पढ़ेंगे।
3 दिन बॉटनी पढ़ेंगे, 3 दिन zoology पढ़ेंगे, जिस दिन बॉटनी पढ़ेंगे उस दिन zoology नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री आप लोग डेली पढ़ेंगे। तो zoology की अगर मैं बात करती हूँ तो लेट अस सपोज एक बच्चा है जो एक दिन में उसने एक टाइम डेडिकेट करके रखा है, लेट अस सपोज 2 आवर्स, बिगनर है, पहली बार पढ़ रहा है और उसने दिन का 2 घंटे zoology के लिए बुक करके रखा है। तो अगर आपके दिन का 2 आवर्स का टाइम आपने zoology के लिए रखा है तो आपको उस 2 आवर को 50-50 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 50-50 का परसेंटेज में। पहला आप लोगों को क्या करना है, 50% समय जो आपके दिन का zoology का है वो आपको देना है थ्योरी पढ़ने में। तो उस टाइम में आप लोग थ्योरी पढ़ेंगे और आप उस टाइम पे सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेके आएंगे। बचा हुआ जो 50% का समय है दिन का, उसमें आप लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप पूरा दिन बुक खोल के, नोट्स खोल के सिर्फ पढ़े ही जा रहे हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो बचा हुआ जो 50% टाइम है आपके पास, यहाँ पे आप लोग करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आपने बेसिकली जो भी आपके पास थ्योरी के टाइम पे या कॉन्सेप्ट्स के टाइम पे जो भी आपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा होगा, उन सारे कॉन्सेप्ट का आप उसी सेम ड्यूरेशन में, उसी सेम दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और अगर कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं या कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप एक पैटर्न नोटिस करोगे, लेट अस सपोज ईसीजी है, आपने ईसीजी पढ़ा एज अ टॉपिक, आपको टॉपिक जो एनसीईआरटी में लिखा है टीचर ने कराया वो समझ आ गया, लेकिन जब आप उसका क्वेश्चन कर रहे हो तो आपने पूरा दिन जो भी zoology में पढ़ा उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक है विच इज योर ईसीजी, लेट अस सपोज फॉर एन एग्जांपल ईसीजी के ही क्वेश्चन गलत होते जा रहे हैं, विच सिंपली मीन्स ईसीजी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आपको ढंग से समझ में नहीं आई हैं। डिस्पाइट आपको पूरा एनसीईआरटी याद हो गया है, आपको नोट्स याद हो गए हैं, लेकिन फिर भी अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं, मीन्स वहां पे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको ढंग से समझ में नहीं आया है। उस केस में आपको अपने टीचर को अप्रोच करना है और उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। तो जब भी आप इस 50% टाइम पे जहां पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, यहाँ पे जिन क्वेश्चंस में आप लोग फंस जाओगे, जो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, आप उनको स्टार मार्क कर लोगे। स्टार मार्क करके आप नेक्स्ट डे अपने टीचर से उन कॉन्सेप्ट्स का क्लैरिटी लोगे, क्योंकि आपको एनसीईआरटी और नोट्स पढ़ने के बाद ये क्वेश्चंस नहीं हुए थे, विच मीन्स ये कॉन्सेप्ट आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट था। तो आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, उन शॉर्ट स्टिकी नोट्स को आप अपनी एनसीईआरटी के पेज पे जहाँ पे वो टॉपिक मेंशन्ड है वहाँ पे अटैच कर लोगे, या फिर अपना जो नोट्स है वहाँ पे उन स्टिकी नोट्स को अटैच कर लोगे, बिकॉज दीज वर द न्यू थिंग्स जो आपको थ्योरी पढ़ते टाइम, चाहे आपने एनसीईआरटी रीड करा था, चाहे आपने नोट्स रीड करा था, उस टाइम पे आपको नहीं पता था। सो दीज आर दी न्यू थिंग्स जो आपको पता चली हैं, तो आप इसको बेसिकली क्या करोगे, ऐड कर लोगे, राइट। सो ये आपका वो अप्रोच हो गया उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं प्रिपरेशन। तो आपने पूरा साल ऐसा ही करना है, आपने हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में ही पढ़ना है, आपने कहीं पे भी शॉर्टकट नहीं लगाना है, क्योंकि आपको नहीं आता है वो कॉन्सेप्ट, राइट। अब मैं बात करूंगी उन लोगों के लिए जो पहले प्रिपरेशन कर चुके हैं, लेट अस सपोज उनका सेकेंड या थर्ड टाइम नीट का प्रिपरेशन है। इन बच्चों के साथ जो चैलेंजेस होते हैं वो फर्स्ट टाइम के बच्चों के कंपैरिजन में थोड़े अलग होते हैं। चैलेंज नंबर 1 बच्चे का होता है बोर्डम। बच्चा बोलता है हम बोर हो गए, हम zoology का सेम चैप्टर को कितनी बार पढ़े, हम हार्ट कितनी बार पढ़े, हम टिश्यू कितनी बार पढ़े। तो ये सबसे प्राइमरी चैलेंज है स्पेसिफिकली उस बच्चे का जो मार्जिन से नीट की सिलेक्शन में रह जाता है। जो बच्चा मार्जिन से रहता है उसका फिजिक्स तो हो गया, उसका बेसिकली बायो हो जाता है, उसका केमिस्ट्री हो जाता है, फिजिक्स या केमिस्ट्री में कुछ थोड़ा बहुत कमी रहने की वजह से जो बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो अगले साल की प्रिपरेशन में zoology फिर भी उसको नहीं स्किप करना है, उसको पढ़ना तो है ही, क्योंकि नेक्स्ट टाइम उसको अपियर होना है। तो बच्चे को सबसे पहला चैलेंज है बोर्डम का। बोर्डम को खत्म करने के लिए बच्चे को अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो थ्योरी को उतना टाइम नहीं देना है जितना पहली बार वाला बच्चा दे रहा है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में 70-30 का रेशियो आ जाएगा। 70-30 के रेशियो में 70% ये बच्चे जो हैं ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो ये थ्योरी जो है ये कम कर देंगे अपनी प्रैक्टिस में से, और क्वेश्चन प्रैक्टिस को जो है वो अपनी प्रिपरेशन में इंक्रीज कर देंगे, और 30% जो है ये अपनी प्रिपरेशन में थ्योरी को ऐड ऑन करेंगे। तो 30% डेली बेसिस पर थ्योरी करेंगे और 70% ये लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या होता है, बोर्डम खत्म हो जाता है। अगर आपको कोई टॉपिक बोरिंग लग रहा है तो जरूरी नहीं है कि आपको 1 घंटा पढ़ाई करनी है तो आपको वो थ्योरी दोबारा ही पढ़नी है। मे भी शायद आपका नहीं मन कर रहा, मे भी शायद आपने एनसीईआरटी में इतनी सारी लाइंस लगा रखी हैं कि दोबारा से वही सेम देखना आपको उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, तो आपको नहीं करना वो। तो आप क्या करोगे, अपना पढ़ने का तरीका बदल लोगे। आप क्या करोगे, उस टॉपिक के ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करोगे।
तो लेट अस सपोज आप एक दिन में क्वेश्चन लगा रहे हो 10 क्वेश्चन, टॉपिक पढ़ना आपको बोरिंग लग रहा था, 10 क्वेश्चन लगाए, लेट अस सपोज 10 में से 7 क्वेश्चन आप लोगों के हो गए करेक्ट और 3 क्वेश्चन आप लोगों के हो गए 10 क्वेश्चन में से इनकरेक्ट। अब आप लोग क्या करोगे, ये जो 3 इनकरेक्ट क्वेश्चंस है इसका सिर्फ आंसर ही नहीं देखोगे, आप ये जो 3 इनकरेक्ट क्वेश्चंस है इनको बेसिकली एनसीईआरटी खोल के पढ़ोगे, चाहे आपको आंसर की देख के आंसर समझ भी क्यों ना आ गया हो, आपने ये जो 3 इनकरेक्ट क्वेश्चंस थे, ये 3 इनकरेक्ट क्वेश्चन के टॉपिक्स को एनसीईआरटी में कौन से पेज पे लिखा है, एग्जैक्टली स्टेटमेंट में क्या लिखा है, वो पैराग्राफ ढूंढ के रीड करना है। उसके अलावा आप लोगों को बेसिकली थ्योरी के अंदर जाके, नोट्स के अंदर जाके भी इन 3 क्वेश्चंस को रीड करना है। तो आपने क्या करा, डेली बेसिस पर 3-3 टॉपिक करा, आपको बोरिंग भी नहीं लगा क्योंकि क्वेश्चंस गलत थे, तो आपने बेसिकली जो इनकरेक्ट क्वेश्चन है सिर्फ उन्हीं को एज एन आंसर जो है वो रीड करा। सो आई थिंक दिस इज बेसिकली अ वेरी गुड वे बोर्डम को खत्म करने का, राइट। फिर जैसे ही सेशन का एंड आता जाएगा, क्योंकि आपने पहले भी प्रिपरेशन कर रखा था, तो आप इस टाइम को और कम कर दोगे। इस टाइम को और कम करने का मतलब है आप लोग बेसिकली अब थ्योरी का टाइम और कम कर दोगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम और बढ़ा दोगे। किसी पॉइंट पे आप इसको लेके आ जाओगे 80-20 पे, एंड बिल्कुल जब एंड ऑफ द सेशन आने वाला होगा तो किसी पॉइंट पे आपको इसको 90-10 पे एंड इवेंचुअली 95 पे भी लेके आना पड़ जाएगा, राइट। लेकिन जब आपका नीट होगा, नीट से कुछ हफ्ता, जैसे 1 हफ्ता बच गया है, तो नीट से 1 हफ्ता पहले आप लोगों को बेसिकली एक थरो एनसीईआरटी का गो थ्रू करना है, बेसिक टॉपिक्स का। तो इतना ज्यादा उसमें कोई इशू नहीं है। आई थिंक इससे आपका बोर्डम जो है वो खत्म हो जाएगा। सो आई डोंट थिंक कि इसमें आपको इतना कोई चैलेंज या इतना कोई इशू आएगा, ठीक है। सो दीज वर बेसिकली फ्यू पॉइंटर्स, शॉर्ट नोट्स ऐड करना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। उसके अलावा कुछ और बेसिक सी चीजें हैं जो आप लोग कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को पूरा साल इनहैंस करने के लिए। आप लोग जब क्लास में आते हैं, आप अकेले आते हैं जर्नी में, लेकिन उस जर्नी में आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, आपके फ्रेंड्स बनते हैं। क्लास में आप किसी पर्टिकुलर तरह के लोगों के साथ दोस्तियां करते हैं, उनके साथ बातें करते हैं। तो आप अपने फ्रेंड ग्रुप में एक बेसिक हैबिट ऐसा डेवलप कर सकते हैं कि आप अपना फ्रेंड सर्कल इस तरह का रखिए कि वो आपको बेसिकली प्रोग्रेशन की तरफ को लेके जाए। तो आप जैसे आपने आज कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, आपके फ्रेंड्स ने भी प्रिपरेशन के टाइम पे कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करा, तो पूरे फ्रेंड ग्रुप में अगर 10 लोग हैं और 10 लोग पढ़ के आ रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो पूरे दिन में 10-10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें अटक जा रहे हैं, जिनको नहीं बेसिकली सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप जब मिले साथ में, जब आप लोग बातें कर रहे हैं यहाँ पे आके, तो आप जो फ्री टाइम मिल रहे हैं उस पर अपने अपने जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे या वो क्वेश्चन जिसमें आपने चैलेंज फेस करा था, वो एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं। जब आप एक दूसरे को क्वेश्चंस बताते हैं तो बेसिकली आप क्या करते हैं, आपको ये समझ आता है, पहले तो आप एक दूसरे के लेवल पे सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन उसमें उभर के आता है जो आपको नहीं समझ आता है, तो आप टीचर को भी अप्रोच कर पाते हैं। सो कई बार हम लोग एक ही तरह की बुक फॉलो कर रहा होता है, हर बच्चा अलग अलग बुक से क्वेश्चन कर रहा होता है, तो तुम जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, जिस बुक से अटेम्प्ट कर रहे हो, वहां से अगर कोई यूनिक सा अलग सा कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है और उसको ग्रुप में सॉल्व करते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग सब्जेक्ट पे, जोलॉजी पे, कि चैप्टर्स कैसे कैसे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिलहाल के लिए नीट का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें हम लोगों के पास जो जोलॉजी वाला सेक्शन है उसमें 12th क्लास में से थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं एज कंपेयर टू 11th के। मैं ये नहीं बोलूंगी कि हर बार ऐसा ही होगा, बिकॉज ये कोई ऐसा फैक्ट नहीं है या दिस इज नॉट समथिंग जो कि रूल है, ठीक है। तो मे बी ऐसा ना हो, लेकिन अभी तक का जो पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से 12th क्लास वाले सेगमेंट से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू योर 11th क्लास। तो अगर आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन करनी है तो आप बेसिकली चैप्टर के अंदर, मतलब आपको हर चैप्टर में ये जरूर पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे, कौन से क्वेश्चन कम पूछे गए थे, ताकि आपको अगर लास्ट में एक दिन मिले और आपको एक दिन में बोला जाए कि जोलॉजी रिवाइज करो, तो आपको ये तो पता हो कि कौन सा चैप्टर का, कौन सा टॉपिक का ज्यादा वेटेज है। कि अगर मेरे पास समय कम है तो क्या ऐसी चीज है जो मैं पढ़ के जाऊंगा या पढ़ के जाऊंगी, और क्या ऐसी चीज है जो मुझे अब लास्ट के टाइम पे नहीं देखनी, क्योंकि नीट में इतना कोई क्वेश्चन इसमें से पूछा नहीं गया, राइट। तो अगर मैं बात करती हूँ 12th क्लास की, तो 12th क्लास में हमारे को कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ईजी भी हैं। पहले तो चैप्टर का नंबर ही बहुत कम है, ईजी भी है और बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग भी काफी ज्यादा होते हैं, प्लस स्कोर बोर्ड पे स्कोर्स को भी काफी ज्यादा ऐड करते हैं। उन चैप्टर्स में हमारे पास आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन एज अ चैप्टर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर्स हो गए हमारे पास, एवोल्यूशन हो गया एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस हो गया।
इसमें से बायोटेक के जो 2 चैप्टर्स हैं वो एक्चुअल में एक ही चैप्टर का कंटिन्यूएशन है। तो अगर आपको एक चैप्टर ढंग से आता है तो दूसरा भी आपके साथ उसका रिलेटिव ही होता है, बेसिकली रिलेटेड ही होता है आपस में। तो आपका एक का अंडरस्टैंडिंग है तो दूसरा भी आपके साथ उसी पैटर्न पे बैठेगा और आप लोग बेसिकली उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 8 से 9 या 10 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ जाते हैं, दोनों कंबाइन में से, तो काफी अच्छा स्कोर बोर्ड पे स्कोर ऐड करता है। अगर मैं 11th क्लास की बात करती हूँ तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों को 2 मेन चैप्टर से देखने को मिलते हैं। एनिमल किंगडम से हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स में से हमें अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके अलावा 11th में जो चैप्टर्स है वो सारे ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स हैं, क्योंकि चैप्टर्स का नंबर ज्यादा है। जैसे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया, लोकोमोशन हो गया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन हो गया, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन हो गया, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया। तो ये जो सारे चैप्टर्स हैं इनमें से अगर एक एक दो क्वेश्चन भी आता है तो ओवरऑल ह्यूमन फिजियोलॉजी का वेटेज काफी ज्यादा बढ़ जाता है। फिलहाल के प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के हिसाब से ह्यूमन फिजियोलॉजी में से जो चैप्टर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ज्यादा एम्फेसिस वो लोग डिसऑर्डर्स वाले सेगमेंट पे देना पसंद कर रहे हैं। तो डिसऑर्डर्स मैच द फॉलोइंग में काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्टेटमेंट तो आ ही जाते हैं, पर डिसऑर्डर वाला जो सेगमेंट है वो यूजुअली मैच द फॉलोइंग में आता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लगभग हम लोगों को आइडिया सा ही रहता है कि इस तरह को कोई क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, जैसे कि हाउ मेनी डिसऑर्डर्स आर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ऑड वन आउट निकाल दो, जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स को मैच द फॉलोइंग में लगा दो, राइट। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आई थिंक एग्जामिनर जो भी आपका एग्जाम ले रहा है उनके शायद बहुत फेवरेट में आते हैं, तो ये वो यूजुअली पूछते रहते हैं, राइट। तो हम लोगों को जब भी प्रिपरेशन करना है, जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा, लेट अस सपोज आपने कोई चैप्टर पढ़ा, मैं ऐसा कुछ भी एग्जांपल दे दूं, मैं दे रही हूं एग्जांपल ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एज एन एग्जांपल दूं, तो आपने ब्रीदिंग एज ए चैप्टर को रीड करा। अब आपने जब चैप्टर रीड करा तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना, उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा सेगमेंट है ऐसा जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप ऐसा कर सकते हो तो दैट विल ऑल्सो बी वेरी हेल्पफुल। आप क्या कर सकते हो, अलग अलग हाइलाइटर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। लेट अस सपोज ब्रीदिंग के अंदर हमारे पास एक टॉपिक है रेगुलेशन, ब्रीदिंग के अंदर एक टॉपिक हमारे पास है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। उसके अलावा ब्रीदिंग के अंदर हम लोगों के पास एक टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व आ जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो ब्रीदिंग वाले चैप्टर्स में है। आप क्या कर सकते हो, आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो प्रीवियस ईयर का, जहां पे भी आपको रेगुलेशन के क्वेश्चन दिखे वहां पे आपने एक कलर से हाइलाइटर का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को हाईलाइट कर दिया। जहां पे आप लोगों को दूसरा वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज को क्वेश्चन मिला, उधर आपने अलग कलर का इस्तेमाल करके उस क्वेश्चन को हाईलाइट कर दिया। जहां पे आप लोगों को बेसिकली मैकेनिज्म का मिला वहां पे अलग हाइलाइटर का इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पे आप लोगों को ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व मिला, वहां पे आपने अलग हाइलाइटर का इस्तेमाल कर लिया। पॉइंट इज बेसिकली आपने क्वेश्चंस की मार्किंग करना शुरू कर देना है कि एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस हैं वो आपको अलग से दिखे। फिर आप लोग एक पैटर्न नोटिस करेंगे कि जब भी आप अपनी बुक के पेजेस को पलटेंगे देखेंगे तो आपको जो कलर ज्यादा दिख रहा है इट मींस वो टॉपिक ज्यादा पूछा गया है। लेट अस सपोज मैंने ऑक्सीजन डिसोसिएशन को ग्रीन कलर से मार्क करा है और मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पेज पलटे जा रही हूँ और मुझे ग्रीन कलर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो इट मींस कि इस टॉपिक से बहुत फ्रीक्वेंटली नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपने बेसिकली हर चैप्टर के अंदर कोई भी चैप्टर आप पढ़े आपको ये पता होना चाहिए कौन सा ऐसा टॉपिक है जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, कौन सा ऐसा है जो नहीं है, ताकि आपको जब एंड मोमेंट पे सिर्फ ऊपर ऊपर से देख के जाना है, जब आपके पास शायद उतना डेप्थ में हर चैप्टर को रीड करने का टाइम नहीं है, तो आपको ये पता है कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर दूसरे साल हर तीसरे साल या हर साल इसमें से क्वेश्चन आया है, तो आप लोग बेसिकली उस टॉपिक को रेगुलर या एंड के मोमेंट के लिए रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपने हर चैप्टर के साथ करना है, हर क्वेश्चन के साथ करना है। आपको पता होना चाहिए विच चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज नॉट, किसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं किसके नहीं आते, ताकि लास्ट के टाइम पे आप लोग जो है वो अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। सो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो मैंने आपको नीट के लिए दिए। आई होप ये आप लोगों को यूजफुल लगे होंगे और आप लोग इनका इस्तेमाल करके अपनी नीट की जर्नी को और प्रिपरेशन को और अच्छा बताएंगे। गुड लक, बेस्ट विशेस, थैंक यू।